देखो, तो आज रिवाइज करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खासकर आगे के जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनको समझने में काफ़ी मदद करता है। तो बेसिकली जीओसी 1 में हम क्या क्या सीखेंगे। जीओसी 1 में हमें सीखना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है और कितने फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। इसके बाद जस्ट बाद हमें सीखना होगा जीओसी 2 एंड जीओसी 3, जिसमें हमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है जीओसी 2 और 3 का। जीओसी 1 में आप फैक्टर्स को सीखते हो, उसके एप्लीकेशन को सीखते हो। जीओसी 2 में आप टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीखते हो कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलोल्केन, हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस को देते हैं, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो हमें सीखना होगा। देन जीओसी 2 से जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, फिर जीओसी 3 में हमें उसको प्योरीफाई करना होता है। क्या करना होता है? प्योरीफाई एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है। प्योरिफिकेशन का मतलब जो भी प्रोडक्ट बना वो कितना प्योर है, उसमें कितने परसेंट इम्प्योरिटी है, कैसे हम पता लगाएंगे उसमें कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है। दैट इज ऑल अबाउट जीओसी 3, जिसको हम क्वानिटेटिव और क्वालिटेटिव प्योरिफिकेशन की मदद से पढ़ेंगे, जो अपना जो चैप्टर होगा जीओसी 3 होगा। तो अभी आज का जो चैप्टर है वो जीओसी 1 है। तो इसमें जीओसी 1 में हमें क्या सीखना है। सबसे पहले बात करूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, तो हमने सीखा है ऑर्गेनिक रिएक्शन शुरू होने के लिए अपने को चाहिए होता है सबस्ट्रेट, देन उसके ऊपर अटैक करता है रिएजेंट। जब रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर तो बनते हैं कुछ इंटरमीडिएट्स, जिनको आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हो। एंड फर्दर ये जो इंटरमीडिएट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को शुरू होने के लिए चाहिए सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इससे बनता है इंटरमीडिएट जो कि एक अनस्टेबल आयन या मॉलिक्यूल होगा, एंड फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट और रिएजेंट इन दोनों को आप कलेक्टिवली रिएक्टेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रिएक्टेंट। जिसमें सबस्ट्रेट वो पार्ट है रिएक्टेंट का जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, मतलब सबस्ट्रेट रिएक्शन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, और रिएजेंट क्या होता है? जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। और इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसेस को आप एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? जब ये अटैक होता है तो कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और उससे एक इनिशियली अनस्टेबल मॉलिक्यूल या अनस्टेबल आयन का फॉर्मेशन होता है, जो फर्दर इमीडिएटली ब्रेक होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। टोटल 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने को पढ़ने पड़ते हैं। कितने टाइप के? 6, जो अपने सिलेबस में आएगा। जिसमें क्या क्या होगा? कार्बोकटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बीन एंड नाइट्रीन। कार्बीन एंड नाइट्रीन, ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स देखने को मिलेंगे जो आगे सीखेंगे। चलो अब समझते हैं कि जब रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, क्योंकि नए बॉन्ड बनने के लिए पुराने बॉन्ड को ब्रेक तो होना ही पड़ेगा। तो जब रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है, और जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो 2 टाइप से हो सकता है। तो अगर हम बात करें अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, या इसी को बॉन्ड फिजन या इसी को बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं, तो ये 2 टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। या तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, या फिर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। हेट्रोलिटिक या फिर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड टूटता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, का मतलब ये है अगर अपने पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है लाइक ए बॉन्ड बी, इस कोवेलेंट बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन बी का होगा। तो जब हेटेरोटिक मैनर बॉन्ड टूटता है तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जैसे मैंने बोला कि सपोज अपने पास एग्जांपल है आर बॉन्ड CH2 बॉन्ड Y, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली Y की तरफ कुछ इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये हम बोल सकते हैं कि जैसे ही Y की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कार्बन पे चार्ज आ जाएगा प्लस और इस Y पे चार्ज आ जाएगा माइनस। और जहां पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पे प्लस यहां डेवलप होता है, इस स्पीसी को हम नाम देते हैं कार्बोकटायन। क्या देते हैं? कार्बोकटायन। ऐसा इसलिए ब्रेक हुआ कि Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, इस टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग को हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। सेकेंड क्या हो सकता है इसी का टाइप, कि मान लीजिए R बॉन्ड CH2 बॉन्ड आपने कोई Z ग्रुप जोड़ा हुआ है,
और हमने पाया कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज्यादा है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं वो कार्बन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, और ट्रांसफर होते ही क्या बनेगा, R बॉन्ड CH2 पे चार्ज माइनस प्लस Y प्लस, और जहां पे भी Z प्लस। अब जहां पे भी कार्बन पे चार्ज माइनस आएगा तो हम ऐसे स्पेसिफिक क्या नाम दे सकते हैं बेटा, कार्बन आयन, कार्बो अनायन या कार्बन आयन बोल सकते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, इसमें यूजुअली आप जो देखोगे कि जो भी ये एलिमेंट है और ये जो कार्बन है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है, और अगर सिमिलर नहीं भी है तो हम कुछ ऐसे सोर्सेस का यूज करते हैं जैसे कि सनलाइट, हीट, मेटल कटायन, कुछ ऐसे सोर्सेस का यूज करते हैं कि जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो फिश हुक मैनर में, फिश हुक का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यहां पे जैसे कंप्लीटली दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम की तरह ट्रांसफर हो रहे थे, यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली एक एक एटम को मिल जाएंगे। मतलब इसी कार्बन का फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा, और इस Y का जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा इस बॉन्ड में वो Y इसको बोल सकते हैं वापस मिल जाएगा Y को। तो कार्बन और Y के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हुए हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन Y को इंडिविजुअली मिल जाएगा, और कार्बन का फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली इसको वापस मिल जाएगा। अब यहां पे तुम देखोगे तो कहीं पे भी दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना ही कार्बन से Y की तरफ ना ही Y से कार्बन की तरफ। और जब भी ऐसा होगा तो हम प्लस माइनस यहां पे यूज नहीं कर सकते, हम क्या यूज करते हैं, फ्री रेडिकल। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Y को मिल गया, और इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्री रेडिकल नाम देते हैं। इसको हम फ्री रेडिकल नाम देते हैं, फ्री रेडिकल। तो आपसे कोई पूछे कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या बनता है तो क्या बोलोगे, कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन, और होमोलिटिक से क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, कार्बोकैटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल की बात करें दोनों में अंतर क्या है, तो आप अंतर एक एक करके स्पॉट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं अबाउट कार्बोकैटायन के बारे में, तो कार्बोकैटायन जो होते हैं ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि कार्बन पे प्लस चार्ज है और ऑलरेडी इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, एक तरफ R और दोनों तरफ HH है। तो यहां देख सकते हो इसका हाइब्रेशन हो गया sp2, इसका स्ट्रक्चर हो गया प्लेनर। इसके अलावा इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में ऑलरेडी कितने होते हैं बेटा, 4। एक प्लस चार्ज आ गया मतलब कितने हो गए, 3, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 3, और 3 बॉन्ड बना लिए, तो 3 बॉन्ड बनाने का मतलब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो कितने हो गए टोटल 6। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलोगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये क्या कर सकता है, एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेंगे हम उनको क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड, या हम इनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप कार्बन आयन को देखो तो कार्बन आयन में ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कार्बन ने 3 बॉन्ड पेयर्स बनाए हैं, और एडिशनली इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिला है, जहां पे भी आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हो उस नेगेटिव चार्ज का मतलब इवेंचुअली 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गए, एक इलेक्ट्रॉन खुद का कार्बन का था और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उससे जुड़ा हुआ ग्रुप है Z उसका था। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इवेंचुअली एक लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। तो ये इस नेगेटिव चार्ज को आप ऐसे भी दिखा सकते हो या आप सिर्फ लोन पेयर से भी दिखा सकते हो, और ये एडिशनल लोन पेयर इस कार्बन को परेशान करता है। मतलब यहां पे अगर मैं सबसे पहले हाइब्रिडेशन की बात करूं तो sp3 है, 3 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर, टोटल 4 हो गया sp3। इस शेप को देखोगे तो पिरामिडल शेप दिखेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4, 1 नेगेटिव चार्ज मतलब हो गए 5, और 3 इसने बॉन्ड बना लिए तो कितने हो गए टोटल 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 हो गया, लेकिन एडिशनली इसको एक लोन पेयर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, 1 लोन पेयर। और लोन पेयर का मतलब हो गया कि ये इसको स्टेबलाइज करने की जगह डिस्टेबलाइज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये अपने लोन पेयर को डोनेट करना चाहेगा भले ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब यहाँ पे जो कार्बन आयन है हम इसको लुईस बेस बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने लोन पेयर को देना चाहेगा, इसको लुईस बेस बोल सकते हैं। जो लोग भी लोन पेयर को देना चाहते हैं मतलब इसके पास खुद के नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव चाहिए, और जो लोग पॉजिटिव चाहिए होता है उनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन आयन एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो फ्री रेडिकल में आप देख सकते हो इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते ही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब तुरंत ये हो गया कि जो फ्री रेडिकल है वो पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये क्या बन गया? तुरंत ही पैरामैग्नेटिक। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे देखोगे तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। ये फ्री रेडिकल इसी का 4th इलेक्ट्रॉन है। ट्रेडिशनली हम इलेक्ट्रॉन ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इसने शेयर कर लिए, तो टोटल अभी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, लेकिन मैं इसको कंप्लीटली लुईस एसिड नहीं बोल सकता, मैं इसको कंप्लीटली इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकता। हम इसको ये जरूर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। इस पे बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रोफाइल बोलने पे बहुत आर्ग्यूमेंट होता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो आप इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलना, आप बोलना कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, बट इट कैन नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यूजुअली लुईस एसिड होते हैं जो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब ऑलरेडी अगर आउटर मोस्ट में 7 है तो इसको लोन पेयर नहीं चाहिए, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पे हमने सीखा बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप का होता है, हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक। हेटेरोलिटिक से क्या बनता है? कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सीखा है। कार्बोकैटायन में आउटर मोस्ट में 6 होता है, इधर आउटर मोस्ट में कार्बन आयन में 8 होता है। यहाँ पे sp2 होता है, sp3 होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। होमोलिटिक में क्या बनता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के पास कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता, प्लस या माइनस, उसके पास हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्री रेडिकल कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। आउटर मोस्ट में 7 है, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकते। तो ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन कि जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब यहां पे रिएक्शन हुआ है बिटवीन रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट, तो क्वेश्चन आता है कि रिएजेंट और सबस्ट्रेट अटैक करेंगे ही क्यों, रिएक्शन क्यों करेंगे? तो उसका आंसर है इन दोनों का नेचर यूजुअली अपोजिट होता है। कैसा होता है? अपोजिट। मतलब अगर सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो जो अटैक करने आएगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। दूसरे शब्दों में अगर सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल है तो रीजन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल एंड वाइस वर्सा। तो हमें थोड़ा डिटेल पढ़ाई करनी पड़ती है अबाउट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो यहां पे हमें समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोफाइल एंड अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये लुईस एसिड होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं, और इसलिए दे रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करो तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए देना चाहते हैं, मतलब ये लुईस बेस है। और न्यूक्लियोफाइल हैं तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं, कितने टाइप्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस हैं, खासकर कार्बोकैटायन, हेलोनियम आयन, Cl+, Br+, I+, ये सब, N2+, इसको क्या बोलते हैं? डाइजोनियम आयन, NO2+, नाइट्रोनियम आयन, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। लेकिन ध्यान रहे NH4+ या कोई भी S ब्लॉक कटायन, NH4+ या कोई भी S ब्लॉक कटायन, भले इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास ऑक्टेट क्या रहता है? कंप्लीट। अगर तुम देखोगे सोडियम प्लस, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 2,8,1। अगर सोडियम प्लस कर दोगे 2,8 हो जाएगा, ऑलरेडी ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, वो लोन पेयर नहीं लेना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। इसके अलावा जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स, जैसे खासकर वेकेंट p ऑर्बिटल वाले कौन है? BCl3, BH3, AlCl3, CCl2, ये देखो कार्बीन है, ये CCl2 इज कॉल्ड कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये सब के सब वेकेंट p ऑर्बिटल वाले हैं। वेकेंट d ऑर्बिटल वाले कौन है? जैसे आयरन, FeCl2, FeCl3, PCl5, ये सभी के सभी आप देखोगे तो वेकेंट d ऑर्बिटल वाले हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स सराउंडेड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, देखना ध्यान से, सराउंडेड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये देखने में इलेक्ट्रोफाइल आपको फील नहीं होंगे। जैसे अगर बात करें अल्काइल हलाइड का CH3X,
तो यहां से देखने से लग रहा है कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट क्यों करेगा? तो उसका आंसर इस हैलोजन की वजह से। ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी दुख नहीं है, यहाँ पे ऑक्टेट दोनों का ही कंप्लीट है, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। रीजन है इस कार्बन बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक्स अपनी तरफ खींच के रखता है। क्या कर रखता है? खींच के रखता है, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम बोल सकते हैं कार्बन के पास इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करना नहीं चाहता है, एक्स की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहां इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होने लगेगी? कार्बन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करने लगेगा। मतलब यहां पे अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोफिलिक साइट किधर है, किस वजह से इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपको क्या बोलना है? ये कार्बन इसका इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बोनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोनल लाइक सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हेलोजन हो, OH हो, है ना, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, कुछ भी, जहां पे भी ये सी डबल बॉन्ड हो, जिसको हमने समझने के लिए मैंने नाम दिया था हाथी, हम दिया था ना, हाथी का मतलब हमने समझने के लिए लिखा था कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब ये सी डबल बॉन्ड ओ में किसकी तरफ बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। तो ऑलरेडी देखने से लग रहा है कि इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। लेकिन किसको भारी इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी? कार्बन को। तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन है? कार्बन। अपने एनसीईआरटी का ये बोल सकते हो सॉल्ड एग्जांपल है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इस सारे एग्जांपल्स में इलेक्ट्रोफिलिक साइट कहां है। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो कितना आसान है, लेकिन कभी कभी हम उल्टा सोचते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक साइट का मतलब वो साइट जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, हम ऐसा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट वो रहता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। मतलब कौन आके अटैक करता है उसके ऊपर? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ऐसे ही सिमिलरली CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी देख सकते हो दोनों तरफ कार्बोनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जो अपने सल्फर के ऑक्साइड्स हैं SO2 SO3, इसमें भी S डबल बॉन्ड O के होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन हो गया। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के, इसके एग्जांपल में, तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज लोग हैं, नेगेटिवली चार्ज लोग जैसे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, I माइनस या कार्बन आयन इटसेल्फ, ये सभी के सभी लोन पेयर दे सकते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा जिनके पास न्यूट्रल तो है लेकिन लोन पेयर्स अवेलेबल है, जिनके पास लोन पेयर्स अवेलेबल है, जैसे कि अमोनिया H2O, हाइड्रोजन NH2 या अल्कोहल्स इटसेल्फ, अल्कोहल के पास भी लोन पेयर है। ये सभी के पास लोन पेयर है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक कर सकते हैं। थर्ड, जिनके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जिनके पास भी पाई बॉन्ड है, खासकर C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, बेंजीन, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान देना मैं क्या पूछ रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन आता है, ये सेम क्वेश्चन देखो, C डबल बॉन्ड C प्लस HX का रिएक्शन हुआ तो C सिंगल बॉन्ड C H बन गया, X बन गया। क्वेश्चन है बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहां दिख रहा है कि HX जाके ऐड हो गए हैं, तो ये तो एडिशन तो है, बट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। हमें ऐसा गलती से महसूस होता है कि H प्लस और X माइनस में अटैक कौन करेगा? X माइनस। लेकिन पहले X माइनस अटैक नहीं करेगा, X माइनस खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, X माइनस खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और C डबल बॉन्ड C भी क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या न्यूक्लियोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है? नहीं अटैक कर सकता। और न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, मतलब इस रिएक्शन में सबसे पहले अटैक किसका हुआ होगा? H का। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मतलब आप इसको C डबल बॉन्ड C देख के भी पता कर सकते हो। अब आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन क्या आया था? एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा कंपाउंड ईथर के साथ अटैक करना नहीं चाहेगा? तो ईथर अगर आप ध्यान से देखो, ईथर ROR, इसके पास क्या है बच्चा? लोन पेयर, मतलब खुद क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। तो ईथर के साथ कौन अटैक नहीं करना चाहेंगे? जो खुद क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। आसानी से रेक्टिफाई हो जाएगा कि हाँ ये होगा। समझ रहे हो? तो ये अपने न्यूक्लियोफाइल्स का एग्जाम्पल हो सकता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यादातर यहां से पूछा जाता है, हाउ टू फाइंड विच आयन और विच मॉलिक्यूल is a better nucleophile or a best nucleophile. How to find out
that the given ion is a best nucleophile among other given ions or molecules. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, अगर आप along the period जाते हैं, along the period मूव करते हैं, अगर आयंस पीरियड वाइज दिए गए हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होता है. क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होता है along the period. बेसिकली इसको समझाया था मैंने कि along the period न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी को फॉलो करता है. किसको फॉलो करता है? बेसिसिटी को. हम सब ने पढ़ा है हाइड्राइड्स का along the period या along the group एसिडिक कैरेक्टर तो बढ़ता ही बढ़ता है. अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, और बेसिक कैरेक्टर कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगा. इसको और आसान सी भाषा में समझा देता हूं. न्यूक्लियोफाइल अच्छा होने का मतलब जो अच्छे से लोन पेयर दे. along the period लोन पेयर देने या नहीं देने, बोले तो लोन पेयर डोनेट करने की जो एबिलिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. खुद सोचो, along द पीरियड जब मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो लोन पेयर देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इसलिए हमने लिखा है न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस. एग्जांपल भी हम कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया था CH2 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस. आपसे कोई पूछे बताओ बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो पहले रेक्टिफाई करना कि वहां पे आपको जरूर देखना है कि पहले ये देख लेना कि जो गिवन आयंस हैं वो along द पीरियड है, along द ग्रुप है. ये कैसे आयंस है बेटा? along द पीरियड. तो along द पीरियड क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. लेकिन वहीं पे अगर मैं along द ग्रुप पूछता हूं तो along द जो ग्रुप है उसका डिसाइडिंग फैक्टर साइज हो जाता है. क्या हो जाता है? साइज. अगर साइज बढ़ेगा तो लोन पेयर देना जल्दी से आसान हो जाता है. अगर मैं सबस्ट्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं तो, वरना और भी फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंपैक्ट करते हैं. अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मुझे अगर न्यूक्लियोफाइल से दिए गए हैं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे लोन पेयर देने की एबिलिटी बढ़ जाएगी. क्यों? जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करके नहीं रख पाएंगे लोग, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे. तो हम बोल सकते हैं along द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस. न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस. जैसे एग्जांपल हमने लिखा था F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस. यह मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. CH3O माइनस, CH3SH. ये क्वेश्चन है. ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, तो इसमें भी आसान सा जवाब है कि ये ग्रुप वाइज लोग हैं, और ग्रुप वाइज न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है. सबसे अच्छा कौन हो गया बेटा? I माइनस. यहां भी देखो CH3O माइनस, CH3 सल्फर, CH3SH. तो ऑक्सीजन सल्फर कैसे लोग हैं? ग्रुप वाइज हैं, तो ग्रुप वाइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, इररिस्पेक्टिव किसके पास चार्ज है या चार्ज नहीं है. ऐसा हमें लगता है कि ये लोन पेयर है और ये चार्ज है, तो चार्ज वालों की देने की कैपेसिटी ज्यादा होता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा ग्रुप वाइज है या पीरियड वाइज है. और तीसरा समझाया था मैंने, इफ डोनर एटम इज सेम. अगर डोनर एटम सेम हो गया, इफ डोनर एटम इज सेम, देन nucleophilicity is parallel to basicity. Nucleophilicity is parallel to basicity. For example, ये देखो, मान लो मैंने आपसे पूछा कि फिनॉक्साइड आयन और इथॉक्साइड आयन में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है. तो हमें पता है कि अगर मैं इस फिनॉक्साइड आयन का एसिड निकालूंगा तो क्या आएगा भाई? PHOH, और इसका क्या आएगा? C2H5OH. What is this? फिनॉल. एंड what is this? अल्कोहल. फिनॉल और अल्कोहल में अच्छा एसिड कौन होता है? फिनॉल. अगर फिनॉल अच्छा एसिड हुआ तो अच्छा बेस कौन होगा? तो अच्छा बेस होगा इथॉक्साइड. और अगर अच्छा बेस इथॉक्साइड है तो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा कौन होगा? इथॉक्साइड. यहां मैंने कौन सा रूल लगाया? मैंने देखा कि यहां पे भी डोनर एटम कौन है भाई? ऑक्सीजन. और यहां पे भी डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन. अगर दोनों में डोनर एटम ऑक्सीजन है, डोनर एटम सेम है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का पता हम किससे लगाएंगे? बेसिसिटी से, क्योंकि ये ना along द पीरियड मिलेंगे, ये ना along द ग्रुप मिलेंगे. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर हमसे पूछा जाएगा. आपको दिखा कि अगर डोनर एटम सेम है तो आप किससे आंसर निकालोगे? बेसिसिटी से. तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इसके टाइप्स. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इसके टाइप्स. और न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेक करोगे. इसके बाद यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा. देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दोनों की तरह एक्ट करते हैं. कंपाउंड विच कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. जो दोनों की तरह एक्ट करते हैं. देखो कैसे. जैसे अल्काइल साइनाइड है, अल्काइल साइनाइड, या तुम्हारे अल्डिहाइड कीटोन वाले लोग हैं. ध्यान दीजिएगा, अल्डिहाइड कीटोन वाले लोग हैं.
तो यहां पे अगर देखो तो साइनाइड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कौन खींच के रखेगा? नाइट्रोजन खींच के रखेगा। तो कौन दुखी हो जाएगा? कार्बन। तो मतलब कार्बन किसकी तरह करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा। एंड इन दिस कंपाउंड नाइट्रोजन ऑलरेडी हैज अ लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। मतलब यहां पे जो नाइट्रोजन है इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेम गोज फॉर अल्डिहाइड एज वेल। यहां सी डबल बॉन्ड ओ है, ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कार्बन यहां इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। एंड ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जो भी कार्बोनो वाले लोग हैं या जो भी ये साइनाइड वाले लोग हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मैंने समझाया था एक टर्म एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, जो ऑलरेडी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के जान चुके हो। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल ये क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट है। दे हैव मोर देन वन डोनर साइट, बट एट अ टाइम they can donate their lone pair by one donor site only। अगर वो एक टाइम पे लोन पेयर देते हैं तो सिर्फ कोई एक ही डोनर साइट का यूज कर सकते हैं, भले ही उसके पास एक से ज्यादा है। जैसे एग्जांपल हमने क्या लिखा था? Cn माइनस और Nc माइनस। Cn माइनस में डोनर एटम कौन है? कार्बन। जो सामने लिखा होता है वही होता है। Cn में कौन है? कार्बन। और Nc में कौन है? नाइट्रोजन, जो फर्स्ट एटम होता है। Cn माइनस में नेगेटिव चार्ज किधर है? कार्बन पे। और Nc माइनस में कहां है? कार्बन पे ही है। गलती से न लगे कि Cn माइनस और Nc माइनस में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो चेंज हो जाता है। देखो भाई, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इसीलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह कर सकता है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह कर सकता है। क्योंकि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाया है, उसके आउटर मोस्ट में 5 होते हैं। बहुत छोटी सी बात है लेकिन हम घूम जाएंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 5 होते हैं, उसने 3 बॉन्ड बना लिए, उसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, उसको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, उसने बनाया सिर्फ कितने हैं? 3। तो 4 और 3 कितने हुए भाई? 7। इसलिए एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिया? कार्बन को दे दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी शुरुआत हुई थी ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट और रिएजेंट दो होते हैं। रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, उससे पहले इंटरमीडिएट बनते हैं, देन प्रोडक्ट बनता है। क्यों अटैक करेगा? तो वो मैंने आंसर दे दिया, दोनों का नेचर अपोजिट होता है। अटैक करेगा तो बॉन्ड कितने टाइप से टूट सकते हैं, वो ने आंसर दे दिया, 2 टाइप से, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। दोनों में कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल ऐसे बन सकते हैं। सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हमने सीख लिया। अब समझते हैं कि जब ये रिएक्शन होता है, जब भी ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, जब ये रिएक्शन होता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके रिएक्शन को इंपैक्ट करेंगे, अफेक्ट करेंगे। मतलब इन शॉर्ट हम सीखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये जो अभी आपने टॉपिक सीखा है इसको ध्यान से करना, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने नोट्स में दिए होंगे उसी क्वेश्चन को वापस हमें सॉल्व कर लेना है। तो अभी हमें सीखना है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन 2 टाइप से होता है। उसका जो इनिशिएशन है, जो स्टार्टिंग है, वो 2 टाइप से होता है। रिएजेंट अटैक ना करे, सबस्ट्रेट का बॉन्ड पहले टूट जाए फिर रिएजेंट आके अटैक करे। सेकंड, रिएजेंट अटैक करे फिर सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटे। 2 टाइप से यहां पे रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। पहला कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट उसका बॉन्ड पहले ही टूट गया, RCH2X मान लो मैंने सबस्ट्रेट लिया, पहले ये बॉन्ड तोड़ दिया, प्लस माइनस सेपरेट हो गया, एंड फिर इसके ऊपर आके रिएजेंट ने अटैक किया। या सेकेंड, ये जो अपना सबस्ट्रेट है RCH2X, इस सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट ने आके अटैक किया और फिर ये बॉन्ड टूटा। 2 टाइप से रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर सबस्ट्रेट का बॉन्ड पहले ही टूट गया विदाउट अटैक ऑफ रिएजेंट, इस फैक्टर को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। क्या नाम देते हैं? पोलराइजेशन। और अगर रिएजेंट ने अटैक किया और फिर बॉन्ड टूटा, इस फैक्टर को हम नाम देते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या नाम देते हैं? पोलराइजेबिलिटी। तो there are 2 factors which affect the organic reaction. First one is polarization and second one is
पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन क्या होता है? इसमें सबस्ट्रेट का बॉन्ड पहले ही टूट जाता है विदाउट अटैक ऑफ रिएजेंट। मतलब ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि इंटरनल फैक्टर है? इंटरनल है, एक्सटर्नली कोई अटैक ही नहीं हुआ। ये टेम्पररी इफेक्ट है कि परमानेंट इफेक्ट है? ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्यों परमानेंट बोला मैंने? क्योंकि एक बार बॉन्ड टूट गया तो रिएजेंट आके अटैक करेगा ही करेगा, ये वापस से यहाँ पे जोड़ नहीं सकते। इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। क्यों एक्सटर्नल फैक्टर? बाहर से रिएजेंट आके अटैक कर रहा है, और ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। क्यों टेम्पररी इफेक्ट है? क्योंकि इस इफेक्ट में जब तक रिएजेंट अटैक कर रहा है तब तक बॉन्ड ब्रेक होगा। एक बार रिएजेंट अटैक करना बंद कर दिया तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी बंद हो जाएगा। इसके जो एग्जांपल्स आपने समझने हैं, इसके 3 एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट एग्जांपल है, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट। थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 इसके एग्जांपल हैं। इसके 2 एग्जांपल हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, एंड सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो जीओसी 1 में अपने को सिंपल 2 ही काम करना है। पहला काम, जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है वो करिए। दूसरा, जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं या स्पेशल क्वेश्चंस हैं उसको जरूर ध्यान में रखें। यूजुअली आप देखोगे कि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वही आपके एग्जाम में बन के आते हैं। अगर आपको एट दैट मोमेंट याद नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही आपको कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो, क्योंकि बीच बीच में कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट आएगा। अगर याद नहीं है तो हमसे नहीं हो पाएगा, भले ही हमें ये चैप्टर कितना भी याद आता। तो 2 चीज ध्यान रखना है, रिवीजन मस्ट है, जितनी बार कर पाओ, भले ही आता है फिर भी पढ़ो। ये ऐसा चैप्टर है, जीओसी 1, 2, 3 ऐसे चैप्टर्स हैं, कितना भी आता है पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। एंड सेकंड, एक बार रिवीजन हो गया तो आप जितने भी स्पेशल क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब जो भी नॉर्मल क्वेश्चन हो तो आप करोगे ही करोगे, ट्राई करना ही है। लेकिन जहां पे मैंने बोला है कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस पे ये स्पेशल पॉइंट यूज हुआ है या ये एक्सेप्शन है, उसको हम जरूर ध्यान में रखें। क्योंकि अगर वो मैंने बताया है तो कहीं ना कहीं या तो एनसीईआरटी का डेटा है या तो आपके प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें खूब सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2 ही लॉजिक होता है। तो अपने को जीओसी 1 भी इसी तरीके से प्रोपेगेट करना है। आप देख रहे होगे जो मैं बोल रहा हूं उसमें से 70, 80%, 90% बातें अपने को याद है। कहीं ना कहीं एक ऐसा जंप मिलेगा, अच्छा ये तो भूल गया था, ये अच्छा हाँ ये बात भी था। वही बात अपने को याद करना है, वही रिवीजन को परफेक्ट करता है। अपने को सिर्फ ऐसे नोट्स पढ़ लेने से ऐसा लगेगा नहीं सब आता है, लेकिन जो क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट में करना है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसलिए रिवीजन एंड प्लस साथ मैंने क्या बोला, स्पेशल या जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको हमें ध्यान रखना है। तो 2 टाइप से ही रिएक्शन को शुरुआत करना है, या तो पोलराइजेशन इफेक्ट से या तो पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट से। और यही वो फैक्टर्स हैं, यही एग्जाम्पल हैं जो रिएक्शन कैसे होगा, प्रोडक्ट कितना फास्ट बनेगा, प्रोडक्ट कितना स्टेबल बनेगा, इन सारे फैक्टर्स को ये गवर्न करते हैं। तो हमें एक एक करके सीखना है कि जब पोलराइजेशन वाले इफेक्ट लगाओगे तो इनके इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, स्टडी करना है, कैसे अप्लाई करना है। और जब पोलराइजेबिलिटी लगाओगे इनके इफेक्ट को कैसे स्टडी करना है, अप्लाई करना है। मतलब बेसिकली अब से इस चैप्टर में हमें 2 ही पॉइंट का ध्यान देना है, ये इफेक्ट क्या होते हैं और इन इफेक्ट्स का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं। और अब से जो चैप्टर प्रोपोगेट होगा, इट्स नॉट सब्जेक्टेड टू जीओसी 1 ओनली और 11th क्लास ओनली। वो 11th प्लस 12th दोनों एक साथ प्रोपोगेट होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, SN1, SN2 का रेट, ये सब कुछ हम किससे डिस्क्राइब करने वाले हैं, इन इफेक्ट की एप्लीकेशन की वजह से। इसलिए इसमें ध्यान देना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में करता हूं पोलराइजेशन के सबसे फर्स्ट एग्जांपल से, जो कि है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखो, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो ये होता क्या है, एक ऐसा पोलराइजेशन इफेक्ट है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along carbon chain, along carbon chain due to presence of any group, due to presence of any group। किसी ग्रुप की वजह से अगर कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। शिफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि एक बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे बॉन्ड में पहुंच जाएगा, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कार्बन चेन के अलोंग धीरे 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 एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये क्यों होगा? उस कार्बन चेन से जो भी ग्रुप जुड़ा होगा, या तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी हाई है कि सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ खींच दे,
या तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, दे दे। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक लाइन याद रखो दिमाग में। जब भी मैं पूछूंगा कि बताओ इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा टाइप का लग रहा है, तुरंत दिमाग में क्या लाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप। यहां आगे मेंशन भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड पॉइंट जो समझें, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, और रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या लेते हैं, 0। एंड थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट पैरामीटर है। इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट पैरामीटर विच इज यूजुअली अप्लीकेबल अप टू 3 कार्बन, विच इज यूजुअली अप्लीकेबल अप टू 3 कार्बन। 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट डिमिनिश हो जाता है। इसके दो टाइप्स हैं। अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो एक है माइनस आई इफेक्ट और सेकंड है प्लस आई इफेक्ट। क्या है, प्लस आई इफेक्ट। जीओसी नहीं आने के दो ही रीजन है। अगर किसी को नहीं आता, सिर्फ दो रीजन। पहला, रिवीजन नहीं है। दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस है तो भी अच्छा रहेगा, और रिवीजन करोगे तो ही अच्छा रहेगा। सिर्फ पेशेंस से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिवीजन से भी काम नहीं चलेगा। कभी कभी आखिरी तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ आता अच्छा ये करना है, लेकिन शुरुआत में देखोगे कि कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि आपको देख के थोड़ा खराब लगेगा। इसलिए आखिरी तक जाना है, फिर अप्लाई करना है। दो टाइप के इफेक्ट में अगर मैं बात करूं, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपल ध्यान देना। अगर अपने पास कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन से एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वाई का, वो ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। तो अगर Y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देगा, खींचना स्टार्ट कर देगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके अलॉन्ग जब ये खींचेगा तो इस पे चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस, और इन लोगों पे क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। और 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे क्या बोल सकते हो, Y ने इलेक्ट्रॉन खींचा या इलेक्ट्रॉन दिया, खींचा, तो इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस इफेक्ट को क्या नाम देंगे, माइनस आई इफेक्ट। और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन चेन, कार्बन चेन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, कौन कौन से लोग माइनस आई इफेक्ट लगा सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, जैसे NH3+, NR3+, CCl3 ग्रुप, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप साइनाइड है ना, कार्बोनिल ग्रुप, जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन वाले लोग, OHOR, NH2 वाले लोग, ये सभी के सभी माइनस आई लगाते हैं। ये जो आपके सामने मैं डब्बा ड्रॉ कर रहा हूं, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, CCl3, NO2, CN, और मैंने इसको याद कराया था जॉन। जॉन समझते हो, हैलोजेंस, फिर ऑक्सीजन वाले, फिर नाइट्रोजन वाले। तो ये लोग माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, और ये माइनस आई का सीक्वेंस है, ये माइनस आई का सीक्वेंस है। अगर याद हो जाए तो अपना समय काफी बचता है और फटाफट आंसर आ जाता है। सेकंड, प्लस आई इफेक्ट की बात करें, ये तो माइनस आई हो गया। सेकंड है बेटा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर कार्बन 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 चेन है और इससे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में कम है, तो अगर कार्बन की कंपैरिजन में कम होगा तो अब कौन खींचना स्टार्ट कर देगा, कार्बन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, कार्बन। तो कार्बन से खींच देगा, तो हम बोल सकते हैं कि Y ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, और इस Y पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। मतलब Y ने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो Y को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इस वजह से जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कौन कौन से लोग प्लस आई लगाते हैं, अगर उनके सीक्वेंस की बात करें तो ऑब्वियसली जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने की जल्दीबाजी हो। अब ये मत बोलना कि सर ऑक्सीजन आ गया तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, खींचेगा, दे भी सकता है। कैसे, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं, वेदर दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता भी है। इसके अलावा जिस भी ग्रुप में कार्बन चेन जुड़ा हो, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप,
1 डिग्री अल्काइल ग्रुप या इटसेल्फ मिथाइल ग्रुप, ये सभी के सभी प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले में जरूर आपसे आएगा, ध्यान देना, खासकर जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो इसका काफी यूज आने वाला है। एंड देन ये प्लस आई इफेक्ट में आएगा। तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट हमने सीख लिया। इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टिंग होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ध्यान रहे, ट्रांसफर नहीं, डीलोकलाइजेशन नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, सिर्फ शिफ्ट करना है। एक डिस्टेंस डिपेंडेंट पैरामीटर है, पोलराइजेशन का एग्जांपल है, और ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। इस पूरे टॉपिक में जो आपको याद रखने वाली चीज है वो इन दोनों का सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस। और थोड़ी बुद्धि भी लगा सकते हो, जब भी हम ये लिख रहे होंगे थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। समटाइम्स हमें कंफ्यूजन होता है कि सर आपने क्लोरीन और OH में से क्लोरीन को आगे क्यों रख दिया। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साइज, जेड इफेक्टिव, इन सब का यूज किया जाता है। तो हम उन तीनों को अभी ये बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये सीक्वेंस लिख दिया है कि अपने को याद रहे कि CCl3 जो याद करने वाली चीजें हैं, NO2, CN और जॉन समझते हो, यहाँ पे हेलोजन वाले लोग, ऑक्सीजन वाले लोग और नाइट्रोजन वाले लोग NH2 वगैरह यहाँ पे आएंगे। क्लियर। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब पोलराइजेशन का पहला ये जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट सीख लिया, अब सेकंड इफेक्ट पे चलते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। जिसका नाम है रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या होता है वो देखो। अगर मैं बात करूं कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, तो बेटा रेजोनेंस को अगर समझना हो तो इसका सिंपल मतलब होता है इट इज डीलोकलाइजेशन। क्या नाम दिया मैंने, इट इज डीलोकलाइजेशन या ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट नहीं होता है। इट इज डीलोकलाइजेशन या ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है रेजोनेंस को कैसे हमने पढ़ा, मालूम कैसे चला। तो आपको मैंने एग्जांपल से उस समय समझाया था कि सबसे पहले अगर हम केकुले स्ट्रक्चर की बात करें, केकुलेज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो मैंने आपको समझाया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। अब यहां पर देखा जाए कि जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ है या जो बॉन्ड लेंथ है C सिंगल बॉन्ड C का, वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यहां इस स्ट्रक्चर को देखने से लग रहा है कि यहां पे बेंजीन में 1.34, 1.54, 1.34, 1.54 इसका बॉन्ड लेंथ होगा। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ है, ऑब्जर्व्ड CC बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन is 1.39 एंगस्ट्रॉम and all bonds are equivalent। यहां पे एक्चुअली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कुछ ये कह रही थी, केकुले साहब के हिसाब से 1.34, 1.54, 1.34 आएगा। तो मैंने बताया था कि इन्होंने फिर फर्दर बोला कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपस में कॉन्जुगेट में है। किस पोजीशन में है, कॉन्जुगेशन में। और जब भी दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइज। और इस फिनोमेना का नाम क्या है, रेजोनेंस। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो सकता है। बोले तो इन्होंने ये समझाया इस बेंजीन में रेजोनेंस है और इस रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने रिलेटिव पोजीशंस को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी। तो यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर से पूछा गया कि रेजोनेंस का यहाँ पे बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, उन्होंने बोला दोनों ही नहीं है। उन्होंने बोला ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। आप सिर्फ इससे लोकस बता सकते हो, लोकस का मतलब पाई बॉन्ड कहां कहां घूम रहा था, आप ये बता सकते हो। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और इस लोकस से जो आपने देखा, देखो यहां पे अगर मैं यहां बोलूं 1 2 3 4 5 एंड 6 कि पाई बॉन्ड कहां कहां है, तो 1 6 में भी है, 1 2 में भी है, 2 3 में भी है, 3 4 में भी है, 4 5 में भी है, 5 6 में भी है। मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह घूम रहे हैं। इसलिए बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होगा जो आपने अपने बुक में कई बार ड्रॉ किया है, देखा है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम देंगे बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहां से रेजोनेंस की शुरुआत हुई, इसको समझने से शुरुआत हुआ। सो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस,
According to resonance, when a pi bond participates in resonance, its all characteristic related to bond will be equal. मतलब अगर रेजोनेंस में पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ क्या हो जाता है? इक्वल. एंड इन दैट कंडीशन वी रिक्वायर at least two structures to explain the property of any compound, then that compound will be in resonance. In short, आसान सी भाषा में, अगर एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को समझ के प्रॉपर्टी को समझने के लिए, अगर एक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपने मोर देन वन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करा है, तो वो कंपाउंड रेजोनेंस में होगा. और जो भी स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करा है उसको हम नाम देंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड. क्वेश्चन है, ठीक है, हमें रेजोनेंस समझ में आ गया कि पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होता है. कब होता है? जब पाई बॉन्ड आपस में किस में हो? कॉन्जुगेशन में हो. लेकिन क्या सिर्फ यही कंडीशन है कि रेजोनेंस होगा? तो बिल्कुल नहीं. और भी ऐसी कंडीशन है जहां पे आप पता लगा सकते हो कि रेजोनेंस है या नहीं है. इन शॉर्ट, हमें कैसे मालूम चलेगा कि रेजोनेंस है या नहीं है? हमें कैसे मालूम चलेगा कि रेजोनेंस है या नहीं? तो रेजोनेंस का पहला कंडीशन होता है कंपाउंड शुड बी प्लेनर. कंपाउंड शुड बी प्लेनर. कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. सेकेंड, एनी ऑफ दीज शुड बी प्रेजेंट ऑल्टरनेट टू द पाई बॉन्ड. ऑल्टरनेट का यहां मतलब है कॉन्जुगेट. ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट. पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे जो भी मैं लिख रहा हूं उनमें से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए. क्या? खुद पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे फ्री रेडिकल, या इसके ऑल्टरनेट पे लोन पेयर्स, या इसके ऑल्टरनेट पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल. अगर ऐसा आता है तो हम बोल सकते हैं उस कंपाउंड में रेजोनेंस है. अगर पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, वैकेंट ऑर्बिटल अगर आता है तो हम बोलेंगे कंपाउंड में रेजोनेंस है. जैसे देखो, अगर मैंने पूछा C डबल बॉन्ड C, ब्यूटा 1,3 डाइईन, बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है? तो आंसर है यस. क्यों? पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है. अगर मैंने आपको बनाया अक्राइल अल्डिहाइड, इसी नाम से आता है, स्ट्रक्चर बना के नहीं आता है, अक्राइल अल्डिहाइड, तो अक्राइल ग्रुप इज लाइक दिस, एंड अल्डिहाइड मतलब इसी पे हमने अल्डिहाइड, थर्ड कार्बन पर अल्डिहाइड लगा दिया, दिस इज अक्राइल अल्डिहाइड. तो अक्राइल अल्डिहाइड में रेजोनेंस है. क्या आपसे कोई पूछे इसमें रेजोनेंस है? आंसर यस या नो? तो इसमें रेजोनेंस है. क्यों रेजोनेंस है भाई? पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है. लेकिन क्या इस लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस बोल सकते हो? लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि लोन पेयर अल्टरनेट पे नहीं है. तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है इसको हम लोकलाइज लोन पेयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लोकलाइज लोन पेयर. लेकिन मान लो हमने बनाया थर्ड विनाइल अल्कोहल. विनाइल अल्कोहल क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH. मैंने पूछा बताओ इसमें रेजोनेंस है? तो यस, रेजोनेंस होगा. किस वजह से? पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे क्या है? लोन पेयर. तो यहां रेजोनेंस है पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड की वजह से, यहां रेजोनेंस है पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड की वजह से, और यहां रेजोनेंस है पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे लोन पेयर की वजह से. मतलब यहां लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अगर लोन पेयर की वजह से ही रेजोनेंस आ रहा है तो हम बोलेंगे लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और जो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे? डीलोकलाइज लोन पेयर. क्या नाम देंगे? डीलोकलाइज लोन पेयर. अगर हमने फोर्थ एग्जांपल देखिएगा, हमने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया, पिरिडीन. आपसे मैं पूछूं बताओ रेजोनेंस है? तो ये रेजोनेंस तो होगा ही होगा. क्यों? पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है. ये लोन पे रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं. आपको लगेगा इधर से ऑल्टरनेट पे तो है, लेकिन नहीं, रिंग में दोनों तरफ से ऑल्टरनेट होना चाहिए, वरना उसको हम रेजोनेंस नहीं बोलेंगे. तो ये जो लोन पेयर लोकलाइज कहलाएंगे, डीलोकलाइज कैसे कहलाएंगे? लोकलाइज्ड. अगर हमने मान लो ये एग्जांपल लिया, देखना, तो यहां पे रेजोनेंस नहीं है. इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं एन्युलिन 8. क्या नाम देते हैं? बोलो. एन्युलिन 8. एन्युलिन का मतलब CnHn को फॉलो करता है. किसको? CnHn को. और जो एन्युलिन, देखना इधर,
जो भी एनुलिन 8 है और 10 है, ये कंपाउंड ही नॉन प्लेनर होता है। कंपाउंड क्या होता है? नॉन प्लेनर। और वहीं पे जो एनुलिन 4 या 6 है, 4, 6 या 12, ये प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं? प्लेनर। एनुलिन 6 अपना बेंजीन है, देखो बेंजीन इज C6H6, एनुलिन 8 इज C8H8। तो ये कंपाउंड ही प्लेनर नहीं है। और पहला मैंने क्या लिखा है कंडीशन? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। तो दो मैं आपको स्पेशल क्वेश्चन बता रहा हूं, वो स्पेशल क्वेश्चन का ध्यान रखना। ये 6 नंबर हो गया और 7 नंबर हो गया, ये जो आपसे कई बार मैंने डिस्कस किया है। ये इसमें भी आप धोखा खा सकते हैं। आपको कोई पूछेगा कि रेजोनेंस है, तो आपको लगेगा कि हाँ रेजोनेंस है, लेकिन यहां पे भी रेजोनेंस नहीं है। जो भी ब्रिज कटायन होता है, ब्रिज कटायन, ब्रिज अनायन जो भी होगा, वो भी नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है? नॉन प्लेनर। तो ब्रिज पे रखा हुआ ब्रिज कार्बन, ये जो भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का जो ब्रिज कार्बन होता है टर्मिनल, इस पे रखा हुआ प्लस, माइनस या पाई बॉन्ड कभी भी प्लेनर नहीं होता है। और अगर प्लेनर नहीं होगा तो ये कंपाउंड रेजोनेंस में नहीं है। भले ही यहाँ पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है। तो क्या हम रेजोनेंस बता सकते हैं? तो रेजोनेंस बिल्कुल हम बता सकते हैं। सिर्फ ये देखना है कि पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज है या नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, उस बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि ब्रिज कटायन या ब्रिज अनायन या ब्रिज पर रखा हुआ कोई भी वहां पे ग्रुप प्लेनर नहीं होता है, नॉन प्लेनर होगा, रेजोनेंस की बात ही खत्म हो जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, रेजोनेंस समझ में आ गया कि रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, और उस रेजोनेंस की वजह से जो उस कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, वो सभी इक्वल हो जाता है। लेकिन हमें अगर ड्रॉ करना है खुद से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? क्वेश्चन है हाउ वी कैन ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देखना, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, ये नहीं ही आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। और वो रीजन ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं। अभी मैंने आपको समझाया रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे पहचानते हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है वो क्लियर हो गया। रेजोनेंस को समझाने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देने पड़ेंगे कि देखो इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो कि पाई बॉन्ड कैसे 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 डीलोकलाइज हुआ है। लेकिन वो स्ट्रक्चर्स को आपको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, ये समझना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आपने ड्रॉ कर दिया तो आपस में उनके स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करना है, क्या कोई ज्यादा और कम स्टेबल होते हैं, और तीसरा उनकी प्रॉपर्टी अगर एक्सप्लेन करना है तो आप प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो अगर आपको ड्रॉ करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द पाई बॉन्ड फर्स्ट। सबसे पहले आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करें, ठीक है। पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे उसके बाद से एक नया पाई बॉन्ड बनाना है, फॉर्म अ न्यू पाई बॉन्ड। जब आप एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हो और दूसरा पाई बॉन्ड बना देते हो, तो इवेंचुअली वो जो बनने वाला दूसरा पाई बॉन्ड है वो एक नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपको देगा। लेकिन ऐसा करते समय कुछ ध्यान रखना है, कैसे पाई बॉन्ड तोड़ना है, कैसे पाई बॉन्ड बनाना है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर आपके पास ए डबल बॉन्ड बी मिला और मैंने बोला चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के पाई बॉन्ड को तोड़ो, तो कैसे तोड़ोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखते हुए। मान लो मैंने बोला बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड किधर टूटेगा? बी की तरफ। तो ए पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, और बी पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। सिमिलरली अगर अपने पास ए पे प्लस हो और बी पे माइनस हो, तो क्या करोगे? तो वापस हम एक नया पाई बॉन्ड इस तरीके से बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर ए पे प्लस हो और बी पे लोन पेयर हो, देखना ध्यान से, ए पे प्लस हो और बी पे यहाँ पे लोन पेयर हो, तो भी यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो पॉजिटिव चार्ज में ट्रांसफर हो जाएगा और ये ए डबल बॉन्ड बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए डबल बॉन्ड बी। और जो प्लस चार्ज है वो कहां रख देना है? बी पे। कैसे? तो ए पे प्लस का मतलब क्या है? उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, और बी के पास क्या है भाई? लोन पेयर। तो लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। अब एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ये एक रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो इधर मैं तुमसे पूछूं, बताओ यहां रेजोनेंस है? तो बोलना यस, यहां रेजोनेंस है। मतलब ये बोलते समय कि पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस के लिए रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। इस कंपाउंड में भी क्या है? रेजोनेंस है।
अगर मैं ये बनाऊं Cl Cl Cl, यहां भी रेजोनेंस है, और ऐसे रेजोनेंस को हम नाम देते हैं डायरेक्ट रेजोनेंस, या इसको हमने बैक बॉन्डिंग नाम दिया था। क्या दिया था? बैक बॉन्डिंग। देखो यहां पे क्या है भाई, देखना ध्यान से, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब, एक लोन पेयर का मतलब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन से होता है। और यहां पे क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। अभी हमने सीखा पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बोकटायन। कार्बोकटायन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहां पे भी लोन पेयर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इस फिनोमेना को हम क्या नाम दे सकते हैं? रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। Same goes for CCl3-. Chlorine has vacant 3d orbital. Chlorine has vacant 3d orbital. And same as lone pair, one negative charge also represent 2 pi electrons. ध्यान रहे, एक लोन पेयर मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे आया? कैसे आया होगा ये? तो मान लो A बॉन्ड B है, अभी मैंने समझा रहा था। अगर B यहां पे डबल बॉन्ड B है, अगर आपने B की तरफ बॉन्ड तोड़ा तो इसका मतलब क्या है? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने किसको दे दिया? बी को दे दिया। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए? बी के पास पहुंच गए। इसलिए मैं बोलूंगा कि जहां भी नेगेटिव चार्ज आया, उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन खुद का तो है ही, बाजू वाले का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है। तो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव चार्ज है और जो वेकेंट ऑर्बिटल है, इधर भी ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस हो गया रेजोनेंस ढूंढने का विदाउट प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। और इस फिनोमेना को क्या नाम देंगे? बैक बॉन्डिंग। इस फिनोमेना को क्या नाम देंगे? बैक बॉन्डिंग। यहां पे बैक बॉन्डिंग हुआ है, यहां पे बैक बॉन्डिंग हुआ है। तो ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज के साथ बैक बॉन्डिंग कब होगा? जब बाजू में क्या हो? लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज के साथ बैक बॉन्डिंग का क्या होगा? जब बाजू में क्या हो? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या हो? वेकेंट ऑर्बिटल। तो नेगेटिव वेकेंट में जाता है और पॉजिटिव लोन पेयर को लेता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। तो मैं सिखा रहा था हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए पहले एक पाई बॉन्ड तोड़ना है एंड फिर एक पाई बॉन्ड फॉर्म करना है। पाई बॉन्ड फॉर्म हम इस तरीके से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास फ्री रेडिकल भी है, लाइक ए फ्री रेडिकल एंड बी फ्री रेडिकल, इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड बी बाय कंबाइनिंग दीज टू फ्री रेडिकल्स, ए फ्री रेडिकल एंड बी फ्री रेडिकल। ये हो गया कैसे ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। में ड्रॉ करके दिखाता हूं। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लोगे तो साइमल्टेनियसली आपको उसकी स्टेबिलिटी भी कंपेयर करना पड़ेगा। हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी कंपेयर करना पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस रूल बन जाता है। सबसे पहला आप देखना कि जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आपको 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और पता करना है कि बताइए इसमें कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग है। ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग। मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग का मतलब मोस्ट स्टेबल, लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग का मतलब लेस स्टेबल, ये पता करना होता है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से। सेकेंड, अगर मान लो इससे नहीं मिल पा रहा है, जो कि नहीं ही मिलता है, तो स्टेबिलिटी हम देखेंगे कि जो भी न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। किससे? चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। मैंने आपको सिखाया है चार्ज का मतलब दुख होता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेन इनसाइड द कंपाउंड। तो जो भी चार्ज होगा और जो भी न्यूट्रल होगा उसमें अच्छा कौन होगा? न्यूट्रल। ये 12th में आपके क्वेश्चन आएगा, बोर्ड्स में आ सकता है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी। ड्रॉ द आरएस ऑफ फिनॉल एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका आंसर, इसका क्वेश्चन कहां से बनता है? व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वहां इसको हम यूज करेंगे, समझाऊंगा। अगर मान लो ये भी नहीं मिल रहा है तो किस पे जाओगे? अगर दोनों ही चार्ज्ड हैं तो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहला भी है और चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा भी है। फिर क्या देखोगे? तो ऐसा चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है, क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट, वो ज्यादा स्टेबल है किससे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से। वो ज्यादा स्टेबल है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से। अगर मान लो ये भी नहीं मिला तो आप देखोगे कि जो स्टेबिलिटी होता है, नेगेटिव चार्ज अगर हो, नेगेटिव चार्ज ऑन,
most electronegative atom and positive charge on less electronegative atom is said to be more stable. और अगर ये भी नहीं मिला तो आखिरी सीक्वेंस रूल होता है less separation between opposite charges and more separation between same charges or like charges are more equal. तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने के ये 5 रूल है, 5 रूल। पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि यूजुअली कम देखने को मिलेगा, यहां शुरुआत करें तो जो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर दोनों चार्ज हैं तो देखो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, देखो कैसे देखते हैं, ये बस लिखना होता है लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता है। मान लो आपने ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जहां कार्बन पे माइनस दिख रहा है और ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जहां कार्बन पे प्लस दिख रहा है। व्हाट इज दिस? कार्बेनाइन। व्हाट इज दिस? कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन के आउटर मॉस में कितने हुए? 6। तो उसका ऑक्टेट क्या हुआ? इनकम्प्लीट। समझे बच्चा? अगर मान लो आपने बनाया सी बॉन्ड ओ बॉन्ड सी, यहां ओ पे प्लस दिख रहा है कहीं पे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और आपने बनाया सी बॉन्ड ओ, यहां माइनस दिख रहा है, तो ऑक्सीजन के आउटर मॉस में कितने होते हैं? 6। और कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो पहला कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। तो कितना हो गया? 8। लेकिन आपने एक प्लस लगा दिया तो एक कम हो गया, ज्यादा हो गया? ऑक्सीजन के आउटर मॉस में कितने होते हैं? 6। बॉन्ड कितने बने? 2। कितने हो गए? 8। और एक प्लस लगा दिया, कितना हो गया? 7। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। व्हाट अबाउट दिस? कार्बन के ऑक्सीजन के आउटर मॉस में कितने होते हैं? 6। एक बॉन्ड बना, कितना हो गया? 7। और एक नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 8। तो अपने को इस तरीके से देखना है एंड देन बाकी के सीक्वेंस रूल फॉलो करोगे। उसके बाद यहां पे बात करें कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ध्यान देना, मैंने आपको बोला था कि सबसे सेंसिटिव टॉपिक वही है। इसके बाद तो ऐसे फटाफट सिर्फ सीक्वेंस याद करने हैं, अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद ज्यादा कुछ ऐसे बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। फिर सीधे क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन में, वो अलग बात है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले ये डाई हेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? डाई हेड एरो से। जब भी आप बनाओगे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो उनके बीच में डाई हेड एरो का इस्तेमाल करो। वैसे बहुत छोटी बात है, ये क्यों सिखा रहे हो, लेकिन जब नीट दे रहे हो या जेई दे रहे हो और यहां तुम्हें ये मिला तो ये छोटा है ना, वहां छोटा क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग जाता है, आपको कंफ्यूज कर देगा। तुम भाई क्या सोचोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इंटरकन्वर्टेबल, तो क्या पता रिवर्सिबल में हो, या क्या पता कहीं गलती से हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया हो तो तुम ऐसा ठोक के आ जाओगे, तो वो भी देखना पड़ेगा। ये है बहुत छोटी सी बात लेकिन दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम फिक्स रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। जब भी आप कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स ही घूमते हैं, एटम्स नहीं घूमता। ऐसा नहीं कि एक एटम अपना पाई इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे के पास जा रहा है, वो एटम वही रहेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। थर्ड, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर एंड वाइस वर्सा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। फोर्थ पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर will be equal। फिफ्थ, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर फंसते हैं, एनर्जी ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उनके एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उनका एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम होता है। समझ रहे हो ना? फिर भी हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, थोड़ा बहुत एनर्जी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। और जो आप ये एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, जैसे मान लो कि कोई एक स्टेबल है, कोई दूसरा लेस स्टेबल है, तो पहला स्टेबल क्यों है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, कुछ एनर्जी इसमें से रिलीज हो जाएगा, जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी कैसा निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है? रफली फॉर्मूला बताओ। रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने? एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ
मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे हम निकालते हैं। मोस्ट स्टेबल को आप मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग भी लिख सकते हो। तो रेजोनेंस क्या होता है वो समझ लिया। रेजोनेंस को समझने के लिए वे रिक्वायर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर हाइपोथेटिकल इन नेचर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा उसको बनाओगे कैसे, उसके लिए क्या लिखा, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी बना के दिखाता हूं। जब आप उन स्ट्रक्चर्स को बना लोगे तो उनके स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे वो हमने लिख लिया। एंड जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो भले ही थ्योरेटिकल हम बता रहे हैं, लेकिन हमें थ्योरेटिकली पता तो करना पड़ेगा ना। ये चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर भी हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसी बेसिस पे हम किस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, डिपेंडिंग उनके जो भी पर्सनल फेथ है। लेकिन अगर किसी इंसान को कंपेयर कर रहा हो, कोई इंसान अच्छा काम कर रहा हो, तो हम क्या बोलते हैं, इसके सारे गुण भगवान जैसे मिलते हैं, राम बोल दोगे तुरंत। और जैसे ही कोई ऐसे खराब काम करेगा तो रावण जैसे हरकतें कर रहा है। अब राम थे कि नहीं थे, रावण थे कि नहीं थे, सबके अपने पर्सनल आस्था का विषय है। भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं सबका, वो हम धार्मिक तर्क यहाँ नहीं दे रहे कि तुम लड़ाई कर रहे, ऐसा होते तो हैं, मैं भी मानता हूँ होते हैं, चलो मान लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मानते, कि नहीं होते हैं, लेकिन हमें उस एनर्जी को मानते हुए, इस भगवान को मानते हुए कंपैरिजन करना होता है ना, कि ये व्यक्ति काफी अच्छा है, भगवान है ये, और दूसरा व्यक्ति राक्षस है। तो थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हो आप इंसान को, आपके पास एक रेफरेंस लाइन है कि हाँ इस बेसिस पे आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता तुमने देखा ही नहीं है। यहाँ पे जो भी तुम पढ़ रहे हो उसमें कोई कुछ नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हमने पहले लिखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल नेचर, लेकिन देखो सारी प्रॉपर्टीज बता दी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम वो कर रहे हैं। और उसी बेसिस पे आप जितने भी प्रॉपर्टीज है, जो भी एक्चुअल फिनोमेना है, उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, उसको ऐसे धार्मिक मोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो मानते हैं, आप मानिए, मैं भी मानता हूं, ठीक है। हाँ, और जानते हो कब मानोगे, मान लो 4 मई को नीट है, तो आपको प्रभु दिख जाएंगे 3 मई को। जो सुबह सुबह टीका मार के आते हो 4 मई को, जब भी आपका नीट होगा, जेई होगा, जब भी, तो वो प्रभु कब दिखते हैं एक्चुअली, जब भगवान के प्रति आस्था कब बढ़ जाता है, एग्जाम के ठीक एक दिन पहले। जैसे सारे जितने भी बोर्ड एग्जाम होंगे, तुम सभी के सभी देखना अखंड पुजारी बन जाओगे। हम बिल्कुल ऐसे भगवान के सामने नतमस्तक, जितने पाप हैं क्षमा कर दीजिए, 80% से पास हो जाएंगे तो ये करेंगे, 90% से, वैसे एक साल तक भगवान से कोई दर्शन नहीं, समझ रहे हो। तो ये आएगा, डोंट वरी। यहाँ पे अगर अपने को कोई क्वेश्चन करना हो, मान लो, देखो जैसे हमने लिया C डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए पहले यह पता होना चाहिए कि रेजोनेंस है या नहीं। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस है नहीं और तुम ड्रॉ करने पहुंच गए कि हाँ हम करके दिखाते हैं। यहां रेजोनेंस है, यस, क्यों, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से ड्रॉ करना है। तो बताओ लोन पेयर का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन कम, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कि भाग जाओ यहां से, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। और जब इसको पुश करेगा तो ये बॉन्ड कहां टूटेगा, देखो ध्यान से, इस C पे चार्ज होगा माइनस, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। इस C पे चार्ज क्या होगा, प्लस, और यहां OH पे है लोन पेयर। अभी मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, मैंने पाई इलेक्ट्रॉन तो ब्रेक कर दिया, लेकिन मैंने कोई नया पाई बॉन्ड नहीं बनाया। तो चलो नया पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसी माइनस प्लस को फिर से पाई बॉन्ड बना के दे दिया कि ये लो, नया पाई बॉन्ड बोला है मैंने, सेम पोजीशन पे नहीं। तो यहां प्लस और यहां लोन पेयर, देखो प्लस और लोन पेयर के बीच में क्या बना सकते हैं हम, डबल बॉन्ड बना सकते हैं। देखो ये प्लस, ये लोन पेयर, यहां बन गया डबल बॉन्ड, और जो प्लस चार्ज है कहां चला गया, OH पे। तो यहां एक पाई बॉन्ड तोड़ा और एक पाई बॉन्ड यहां बना दिया। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, 2। और स्टेबिलिटी ज्यादा किसका है, तो देखो इधर न्यूट्रल ज्यादा है किससे, चार्ज से, तो A ज्यादा होगा किससे, B से। सेकंड, मान लो हमने बोला चलो फिनॉल का ड्रॉ करो, फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो ये लेते हैं फिनॉल OH। फिनॉल के पास भी देखो लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस ड्रॉ करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या बोलेंगे, फिनॉल के पास लोन पेयर ज्यादा है कम है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा है तो वो डोनेट करेगा, विड्रॉ करेगा, डोनेट करेगा, पुश करेगा।
तो ये पुश करेगा तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। ध्यान से देखते रहना। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहां से देखने से लग रहा है ये पाई बॉन्ड इंटैक्ट रहा, ये पाई बॉन्ड इंटैक्ट रहा, यहाँ पे चार्ज माइनस, यहाँ पे चार्ज प्लस, प्लस और लोन पेयर के बीच में अभी हमने बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड बन गया OH प्लस। दिस स्ट्रक्चर नंबर ए, दिस स्ट्रक्चर नंबर बी। ध्यान देना मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान देना। अगर हमें बाहर से लोन पेयर रेजोनेंस में है तो उसी रेजोनेंस जो भी लोन पेयर है उसकी मदद से हमें एक एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक एक पाई बॉन्ड बनाना है। समटाइम्स हमें पूरे रिंग का पाई बॉन्ड एक साथ तोड़ना पड़ता है, कब वो भी समझाता हूं। तो यहां पे देखो ये हमने बी लिख दिया। अब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन कम, ज्यादा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन देगा और देगा तो बॉन्ड कहां टूटेगा, इससे दूर। तो यहां पे चार्ज बोलिए प्लस, यहां पे चार्ज बोलिए माइनस, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो यहां हमने बना दिया डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड इंटैक्ट रहा और ये OH प्लस एज इट इज हमने लिख दिया। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर सी। अगेन नेगेटिव चार्ज मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से ये ऊपर की तरफ टूटेगा, टूटेगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, यहाँ माइनस, बन गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज यहाँ आ गया OH प्लस। फिर से माइनस चार्ज है, फिर से इलेक्ट्रॉन देगा और देगा तो फिर से टूट जाएगा और देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस क्या बन गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऊपर ऑलरेडी प्लस था, टूटेगा तो क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस फिर से बन गया न्यूट्रल OH। ये बन गया स्ट्रक्चर नंबर डी, स्ट्रक्चर नंबर ई। तो आपसे कोई पूछे फिनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो आंसर क्या है बेटा, 5। हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव हाई स्टेबिलिटी। तो कौन कौन है, ए और ई, और दोनों एक ही जैसा है इसलिए ए और ई की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब ये बचे हुए तीनों लोग चार्ज हैं, तो चार्ज में मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। चार्ज में सब में एक ही जैसा ऑक्टेट है, सब में कार्बन पे नेगेटिव नेगेटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो फिर सीधे किस पे जाओगे, लेस सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज। तो देखो जो अपोजिट चार्ज है प्लस माइनस से दूर है, नजदीक है, यहां दूर है, यहां नजदीक है। तो जहां भी प्लस माइनस के बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखिए क्या लिखा है, लेस सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस मोर स्टेबल एंड मोर सेपरेशन बिटवीन लाइक चार्जेस विल बी मोर स्टेबल। तो यहां पे ये दोनों नजदीक हैं, इसमें बोलूंगा B इज इक्वल टू D, बढ़िया है। और सबसे बुरा कौन है, C। तो C, दिस स्ट्रक्चर इज द लीस्ट contributing structure of the phenol and A and E are the most contributing structure of phenol। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने बेटा आया बेंजीन, देखो ध्यान से, सिर्फ बेंजीन रिंग आया। बेंजीन रिंग में आपको एक एक करके पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है। सिर्फ अगर बेंजीन रिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो ऊपर लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो तीनों पाई बॉन्ड को एक साथ डीलोकलाइज करोगे, क्योंकि तीनों आपस में रेजोनेंस में है। तो हम इसको एक साथ डीलोकलाइज करेंगे, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। तो सीधा सीधा जब डीलोकलाइज हुआ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। तो तुमसे कोई पूछे बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलोगे, 2। कभी कभी बीच में ऐसा भी आता है कि सर अगर एक एक करके तोड़ेंगे तो बीच में ऐसा भी बनेगा, देखिए इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। देखिएगा, अगर मैंने सबसे पहले कुछ ऐसा तोड़ा, इसको इधर और इसको इधर, तो यहां पे चार्ज क्या आएगा भाई, प्लस, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, प्लस माइनस क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और यहां माइनस एज इट इज रहा। और उसके बाद इसको ऊपर तोड़ दो तो ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन है इसको कंसिडर करें कि नहीं करें। मैंने क्या बोला, नहीं करें, मतलब नहीं करें। हाँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए एक्चुअली होता है कि जब अगर आपके सामने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है रेजोनेंस का, अगर इंटरनल सिर्फ बेंजीन रिंग में ही तीनों ही, क्योंकि अगर आप जो बना रहे थे उसमें ये पाई बॉन्ड आपने एज इट इज रखा है, और जब तक आपने नया पाई बॉन्ड नहीं बनाया एक साथ तोड़ के, तब तक हम उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमें आंसर में 2 ही रखना है। सेम गोज फॉर नैप्थलीन एज वेल। इसमें देखो बेटा सिर्फ बेंजीन रिंग है, तो पहले इसको डीलोकलाइज करोगे, इस पूरे रिंग को, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर इसको डीलोकलाइज करोगे पूरे रिंग को, दूसरा स्ट्रक्चर एंथ्रासीन, व्हाट ये नैप्थलीन।
पहले इसको करोगे तो एक बनेगा, फिर इसको करोगे दूसरा बनेगा, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने टोटल? 3, एक ये खुद और 2 एक्स्ट्रा। अगर आपने एंथ्रासीन लिया तो ऐसे ही कितने लोगों को डीलोकलाइज कर सकते हो? तो देखो सबसे पहले ये डीलोकलाइज करोगे पूरा रिंग, फिर एक बनेगा, फिर ये डीलोकलाइज करोगे पूरा रिंग, फिर 2 बनेगा, फिर ये डीलोकलाइज करोगे पूरा रिंग तो 3 बनेगा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जब बेंजीन रिंग होता है तो पूरे ए पाई बॉन्ड को एक साथ डीलोकलाइज करना है। और अगर अपने सामने देखो इधर, मान लो यहाँ क्लोरोबेंजीन दूं मैं, सेम गोज फॉर क्लोरोबेंजीन एज वेल। यहाँ सीएल के पास 3 लोन पेयर होंगे, तो सीएल भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा। इधर देखो अगर मान लो प्लस है, क्या बच्चा? प्लस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम, तो क्या करेगा? खींचेगा तो बॉन्ड कहां टूट जाएगा? उसके ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, और प्लस प्रोपोगेट करेगा। तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बाहर कुछ मौजूद है, प्लस माइनस लोन पेयर, तो एक एक पाई बॉन्ड ऐसे सुटेबली ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना है। और सिर्फ बेंजीन रिंग है तो तीनों को एक साथ डीलोकलाइज करना है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर यहां प्लस हो, लोन पेयर हो, माइनस हो। अगर ऐसा सेटअप है प्लस लोन पेयर माइनस, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 5। कितने बनेंगे? 5। क्या तुम देख रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस हुआ, ये कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो, मेटा, पैरा? यहां ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो एक असर्शन रीजन में सवाल आता है, रेजोनेंस इफेक्ट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट अप्लीकेबल एट मेटा पोजीशन। ट्रू है, कोई सा भी रेजोनेंस हो मेटा पोजीशन पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये हो गया रेजोनेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं। कल सिखाऊंगा रेजोनेंस के 2 इफेक्ट होते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट 2 थे ना, प्लस आई और माइनस आई, ऐसे रेजोनेंस में कल क्या आएगा? प्लस एम और माइनस एम, या प्लस आर और माइनस आर। तो कल ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। चलिए कल मिलते हैं।